हमने इस चैप्टर में अपना बजट रिसीट वाला पोर्शन ओवर कर लिया था। अब बजट एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन हम देखेंगे। ओके, तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज़ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो इट इज़ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। ओके, बजट एक्सपेंडिचर इज ऑफ टू टाइप्स। बजट एक्सपेंडिचर आपका कितने टाइप्स का हो सकता है? दो टाइप्स का हो सकता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट में क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब इसमें रेवेन्यू नाम का खर्चा और कैपिटल नाम के खर्चे वाली बात होगी। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ऐसा एक खर्चा होता है जिससे न तो एसेट बढ़ेगा न तो लाइबिलिटी कम होगी। जब हम खर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए हमने खर्चा किया तो मेरा एसेट बन जाना चाहिए था। तो एसेट आपका बनेगा भी नहीं, है ना। और अगर मान लो मैंने कोई खर्चा किया तो मेरी लाइबिलिटी हो सकता है कम हो गया होगा, मैंने उधारी लिया हो, किसी को पेमेंट कर दिया होगा। ऐसा भी नहीं होने वाला है ना। तो एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो नो इफेक्ट ऑन द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो क्या लिखा हुआ है आपके डेफिनेशन में? द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट और नॉर कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। न तो एसेट बढ़ेगा न तो लाइबिलिटी कम होगी। खर्चा किया है तो एसेट बढ़ना चाहिए था ना, इनकेस की कोई मशीन खरीद लिया एसेट बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, ये रिकरिंग इन नेचर होता है। इट इज़ इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट अपने प्रशासन को चलाने के लिए जो मंथली या डे टू डे जो खर्चा करती है, तो जाहिर सी बात है रिकरिंग इन नेचर होता है। अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को चलाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट हर महीने सैलरी पेमेंट करती है, पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसको आप ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करती है मंथली वाइज, वो भी क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जो एक तरीके से हेल्प करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एन एसेट और कॉज रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक बात आप ध्यान रखें, चाहे वो एक कैपिटल नाम का रिसिप्ट हो, चाहे कैपिटल नाम का एक्सपेंडिचर हो। कैपिटल नाम का अगर रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर है, एसेट एंड लाइबिलिटी के ऊपर असर डालेगा ही डालेगा। रिवेन्यू नाम का चाहे खर्चा हो चाहे रिसिप्ट हो, एसेट लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं डालता। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अफेक्ट करता है ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। जब आप खर्चा कर रहे हो तो क्या होगा? या तो आपका एसेट बढ़ जाएगा, भाई हो सकता है मैंने खर्चा किया, मैंने एसेट खरीद लिया, या हो सकता है मैंने कोई पेमेंट कर दिया होगा अपना लाइबिलिटी, तो मेरा लाइबिलिटी कम हो गया होगा। ओके, तो इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन के नेचर क्या होते हैं? वो नॉन रिकरिंग होते हैं। भाई इंसान मशीन हर महीने थोड़ी खरीदेगा, कभी कभी खरीदता है 5-6 साल में, 10 साल में एक बार। लाइबिलिटी, भाई उधारी इंसान थोड़ी बार बार लेगा कि वो अपना चुकाता रहेगा, बार बार उधारी नहीं लिया जाएगा ना बार बार उधारी पेमेंट किया जाएगा। इसलिए नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। इट क्रिएट्स कैपिटल स्टॉक इन द इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक का मतलब एसेट क्रिएट होता है इससे इकोनॉमी में। ओके, ऊपर भी आप देख चुके हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल इससे लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगा वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लोन कभी कभी दिया जाता है, इससे क्या बन जाएगा? इकोनॉमी में एसेट बन जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, रोड, फ्लाई ओवर, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। लोन का पेमेंट कर दिए, बिल्डिंग, रोड, फ्लाई ओवर बनवा दिए, एसेट बन जाएगा इससे। ओके, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ बजट। बजट के टाइप्स कितने होते हैं? बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट का मतलब जो सरकार का टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर, जितना कमाया उतना खर्चा किया, तो बजट क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। व्हेन टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट, जब गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट इज इक्वल किसके? टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के। ओके, बैलेंस बजट हो जाएगा। सरप्लस बजट क्या होता है? जब गवर्नमेंट के टोटल रिसिप्ट ज़्यादा हो और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो, मतलब सरकार का इनकम ज़्यादा हो और खर्चा कम हो, तो ये सरप्लस बजट हो जाएगा। आप ऊपर इसको पढ़ सकते हैं। व्हेन टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट इज ग्रेटर देन टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। डेफिसिट बजट क्या होता है? जो गवर्नमेंट का टोटल रिसिप्ट कम हो और टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। गवर्नमेंट का जब खर्चा ज़्यादा हो और इनकम कम हो, जाहिर सी बात है डेफिसिट या घाटा लग जाएगा। व्हेन टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट इज लेस देन टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, है ना। आपका रिसिप्ट कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो।
अब इसी के बारे में हमको सही से क्लियरली और थोड़ा सा देखना होगा डिटेल में कि टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट को गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोल सकते हैं, बजटरी डेफिसिट भी बोला जा सकता है। ओके, तो बजटरी डेफिसिट के टाइप्स कितने होते हैं? तो जनरली इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो ये 3 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट और आएगा फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्लियरली। तो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, उल्टा नहीं लिखा है, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, 1 मिनट। रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा यहाँ पे। ओके, तो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब रेवेन्यू नाम का खर्चा ज़्यादा रहेगा और रेवेन्यू नाम का इनकम कम रहेगा, तो रेवेन्यू वाले पोर्शन में क्या लग जाएगा? डेफिसिट लग जाएगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू फार्मूला क्या रहेगा? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, रेवेन्यू वाले पोर्शन में सिर्फ क्या लगा हुआ है? घाटा लगा हुआ है, मतलब रेवेन्यू नाम का खर्चा और रेवेन्यू नाम का इनकम। कैपिटल नाम से कोई मतलब, कैपिटल नाम का रिसिप्ट, कैपिटल नाम के एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं यहाँ पे। ये रेवेन्यू नाम वाला खर्चा, रेवेन्यू नाम का रिसिप्ट। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये फार्मूला है आपका। ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट का फार्मूला है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन देखते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट अगर आता है तो वो आपको बताता क्या है? इट मीन्स गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, है ना। मतलब क्या है? सरकार अपना डे टू डे खर्चा भी पूरा सही से नहीं कर पा रहा है। ओके, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? सैलरी। अब आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, इनकम कम आ रहा है, तो क्या है, कभी कभी हो सकता है आप टाइम पे, हो सकता है खर्चा आपका ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कभी कभी आप किसी डिपार्टमेंट का सैलरी टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना। रेगुलर नाम के खर्चा, मतलब खर्चा आप अपना, रिकरिंग नाम का खर्चा आप रेट पेमेंट ना कर पा रहे हो, किसी डिपार्टमेंट का किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी रोक दिया, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके खर्चे ऑलरेडी बढ़ गए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये पता लग जाए कि आप रेगुलर अपने जो भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर है वो अनेबल हैं आप उसको मीट करने में। ओके, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग्स। जाहिर सी बात है, खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे तो आप बचाओगे कहाँ से पैसा? बचा ही नहीं पाओगे। रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू इधर कट इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डेफिसिट कहने के गवर्नमेंट को, जैसे क्या है, आपका एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और रिसीट कम आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट करने के गवर्नमेंट को एक सिग्नल देता है ना। या तो सरकार अपने खर्चे को कम कर ले या तो सरकार अपने इनकम को बढ़ा ले, तब तो आप सही हो जाओगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट इधर कट इट्स एक्सपेंडिचर, या तो सरकार अपना खर्चा कम कर ले या तो फिर सरकार अपना इनकम बढ़ा ले। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेकअप दिस deficit from capital receipt, that is through borrowing and investment। अब आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। रेवेन्यू डेफिसिट में अगर घाटा लग गया है, रेवेन्यू डेफिसिट में जैसे ये है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट से गवर्नमेंट ने जो भी पैसा लिया, मान लेते हैं 10, और सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा हो गया 12, है ना। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट में 2 का घाटा आ रखा है, तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू वाले से रिसिप्ट ले रखा था 10। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट पूरा नहीं कर पा रहा है और सरकार का खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट के पास और कोई भी रिसिप्ट होता है क्या जो ये 2 वहाँ से वो ला सकती है? बिल्कुल बाकी है। रेवेन्यू रिसिप्ट के अलावा क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट भी होता है। तो गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट से ये 2 रुपया जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो रिकवरी कर सकती है। यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेकअप दिस डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट 2 रुपया फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट तो गवर्नमेंट पैसे ले चुकी थी 10 लाख रुपए मान लेते हैं, तो ये जो 2 का और एक्स्ट्रा डेफिसिट घाटा है वो कैपिटल रिसिप्ट वाले पोर्शन से पैसा गवर्नमेंट ले सकती है। तो यही लिखा है फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, या तो बोरोविंग से। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? बोरोविंग आता है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है, स्मॉल सेविंग्स आता है
और फिर क्या एक आता है रिकवरी ऑफ लोन। तो यहाँ पे बस मैं एग्जांपल ले दिया हूँ आप, तो इसको क्लियरली देखिए। रेवेन्यू डेफिसिट जो हुआ है, मान लेते हैं 2 करोड़ का या 2 लाख का, उसको फाइनेंस किया जा सकता है कहाँ से? फ्रॉम कैपिटल रिसीट से। तो कैपिटल रिसीट कहाँ से आती है? बोरोविंग से या फिर डिसइन्वेस्टमेंट से आ सकता है। और भी 2 ऑप्शन, बट मैं एग्जांपल आपको 2 ही लिया हूँ। अगर गवर्नमेंट उधारी लेगा तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। ओके। अगर कैपिटल रिसीट लिया गया है डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए से, गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये हुआ कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर आता है तो सरकार के ऊपर इसके वजह से या तो लाइबिलिटी आ सकती है, या फिर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का एसेट कम हो सकता है। ओके। क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए कैपिटल रिसीट से ले सकती है, और कैपिटल रिसीट में यही आता है। नेक्स्ट, मेजर टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में जो घाटा लग रखा है उसको कम कैसे किया जा सकता है? वही बात है, सरकार या तो अपना खर्चा कम कर ले, या तो फिर गवर्नमेंट अपना इनकम बढ़ा ले। ओके। नेक्स्ट, फिजिकल डेफिसिट देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और टोटल रिसीट कम हो। सरकार का खर्चा टोटल, यहाँ पे बात करी जा रही है टोटल, टोटल सरकार का खर्चा और टोटल रिसीट क्या हो? मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, टोटल रिसीट कम हो, तो क्या आपको देखने को मिलेगा? फिजिकल डेफिसिट। तो जाहिर सी बात है, खर्चा ज़्यादा हो, इनकम कम हो, लेकिन यहाँ पे टोटल वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। ओके। टोटल, तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल वाला एक्सपेंडिचर दोनों, माइनस टोटल रिसिप्ट में क्या आ जाएगा आपका? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, है ना। तो टोटल सब रेवेन्यू और कैपिटल वाला दोनों आ जाएंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो कैपिटल रिसिप्ट में तो सब आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, ओके, स्मॉल सेविंग्स भी आ जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन भी आ जाएगा, लेकिन बोरोइंग्स नहीं आएगा। मतलब हर जरिए से कैपिटल रिसिप्ट में पैसा लेना है, लेकिन बोरोइंग से पैसा नहीं लेना है ना। तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू ये हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो, टोटल रिसिप्ट कम हो, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। नोट करके ये बात आप देख लीजिए ध्यान से कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है? बोरोइंग्स होता है ना। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग्स होता है। अब जब मैं आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाऊंगा तो आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या हुआ? आपको ये चीज़ बताता क्या है? कि पहला पॉइंट क्या लग रखा है? डेट ट्रैप, कि गवर्नमेंट के अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा आएगा तो सरकार डेट ट्रैप में फंस जाएगा, मतलब कर्ज के जाल में फंस जाएगा। कैसे? इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा हूँ, देखिए। गवर्नमेंट का अगर घाटा ज़्यादा बढ़ेगा फिजिकल डेफिसिट वाला, तो बोरोइंग बढ़ेगा। आपको मैंने ऊपर दिखाया कि फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है? बोरोइंग के बराबर होता है। मतलब फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ेगी। ओके। बोरोइंग जब बढ़ेगा तो जब सरकार गवर्नमेंट लोन लेगी, मतलब कि बोरोइंग लोगी या फिर लोन लेगी, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट अगर बढ़ेगा तो वो किसका पोर्शन होता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट क्या था? रेगुलर नेचर का खर्चा होता है, रिकरिंग नाम का खर्चा होता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा, इनकम जब कम रहेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। रेवेन्यू डेफिसिट अगर बढ़ा तो मैंने आपको ऊपर बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने से क्या होता है? मतलब रेवेन्यू डेफिसिट कहाँ से रिकवरी कर सकती है गवर्नमेंट? कैपिटल रिसीट से। तो कैपिटल रिसीट से अगर रिकवरी करेगी तो कैपिटल रिसीट में क्या आता है? डिसइन्वेस्टमेंट आता है, बोरोइंग आता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ? बोरोइंग, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट को फाइनेंस किया जा सकता है कैपिटल रिसीट से। इसका मतलब गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा? फिर से उधारी लेना पड़ेगा। जब उधारी फिर से लेगा तो फिर भी क्या करेगा गवर्नमेंट? इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, फिर वही सर्कल बढ़ता जाएगा, है ना। तो फिर लोन लेगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर ऐसा रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, फिर वो एक लोन लेगा, फिर इंटरेस्ट देगा, तो कर्ज के जाल में ऐसे फंस जाएगा। ओके।
तो यही पे यहाँ पे ऊपर लिखा है व्हेन गवर्नमेंट टेक्स लोन इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीजेज, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। कॉजेज इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो रेवेन्यू विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। इट क्रिएट्स विशियस सर्कल ऑफ फिजिकल डेफिसिट, बोरोइंग का ऐसा जाल क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा एक तरीके से एंड रेवेन्यू डेफिसिट का। एज अ रिजल्ट कंट्री इज कॉट इन ए डेट ट्रैप। ओके, मतलब फिजिकल बोरोइंग बढ़ता जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जाएगा, ऐसे ही कर्ज के जाल में गवर्नमेंट फंस जाएगी। इन्फ्लेशन आ जाएगा फिजिकल डेफिसिट से। कैसे कि सरकार को जो ये फिजिकल डेफिसिट आती है, मतलब बोरोइंग है ना, बोरोइंग लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो उससे इन्फ्लेशन आया। कैसे, गवर्नमेंट जनरली बोरोज फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स फिजिकल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट जब पैसा आरबीआई से लेगी, तो आरबीआई जब गवर्नमेंट पैसा लेगी तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, इकॉनमी में पैसा खर्चा करेगी, है ना। तो पैसा खर्चा करेगी तो क्या होगा, इकॉनमी में इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ना ही है। हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, जाहिर सी बात है जिस कंट्री में बोरोइंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं क्या होता है, वो सब चीज़ें बाधा डालती हैं, दिक्कतें पैदा करती हैं, उधारी ज़्यादा लोगे तो बोरोइंग्स इंक्रीजेज द डेट बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। कहीं ना कहीं बोरोइंग से क्या होता है, कर्ज का एक तरीके से बोझ बढ़ जाता है फ्यूचर जनरेशन आने वाले समय में। इट एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ, कहीं ना कहीं फ्यूचर की ग्रोथ में दिक्कत पहुंचाता है सब चीज़ें। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट को रिकवरी करना है, मतलब घाटा लगा हुआ है तो पैसा कहाँ से आएगा, तो दो रास्ते हैं, या तो गवर्नमेंट उधार ले या डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ले। बोरोइंग का मतलब क्या है, फिजिकल डेफिसिट कैन बी मेड बाय बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। तो इस वाले पॉइंट में जो बात करी गई है वो एक्सेप्ट आरबीआई के अलावा वो जितने भी सोर्सेज हैं सब इसमें पहले पॉइंट में बात करी गई, आरबीआई के बारे में नीचे बात करी डेफिसिट फाइनेंसिंग में। तो जो गवर्नमेंट है अपने फिजिकल डेफिसिट को कॉम्पनसेट करने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से ले सकती है, या तो अपने देश में पब्लिक से, जैसे पोस्ट ऑफिस का स्कीम होता है, कॉमर्शियल बैंक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से ले सकती है ना। दूसरा क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग का सोर्स, गवर्नमेंट में बारो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इस सिक्योरिटी टू मीट फिजिकल डेफिसिट। आरबीआई इशूज न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पज, इट कॉजेज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, लीड्स टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कुछ सिक्योरिटी का मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, कोई शेयर्स के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कुछ सिक्योरिटी को आरबीआई के पास गिरवी रखती है और उससे नया करेंसी प्रिंट करवा के मतलब कि इशू करवाती है। तो गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटी को लेकर जाएगी, आरबीआई के पास गिरवी रखेगी और उसके बदले में नया नोट मांगेगी। तो गवर्नमेंट जब नया नोट मांगती है तो उससे क्या होता है, वही नोट लेकर जाएगी इकोनॉमी में, वो खर्चा करेगी गवर्नमेंट। तो खर्चा जब करेगा इससे इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो इसी वजह से क्या आएगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने वाली है कि फिजिकल डेफिसिट से इकोनॉमी में क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है, क्या ऑलवेज ऐसा है क्या कि फिजिकल डेफिसिट से जनरली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, ये बात है। लेकिन क्या फिजिकल डेफिसिट से हमेशा ऐसा होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, नहीं। अगर गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट का जो जरिया बनाया है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, तब तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। अगर गवर्नमेंट ने आरबीआई के अलावा और कोई भी सोर्स अपनाया फिजिकल डेफिसिट को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो वो वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने ऐसा कहीं भी इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा नहीं, लेकिन सेकेंड पॉइंट में जरूर लिखा हूँ इन्फ्लेशन के बारे में। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर लोन। तो फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है ना। इम्प्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट हमें क्या बताता है, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। क्या मतलब है इसका, जैसे प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या बताया मैंने, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो
फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बोरिंग ही तो होता है, बोरिंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट मान लेते हैं कि 10 लाख का उधार लिया और उसमें से 6 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना प्राइमरी डेफिसिट, 4 लाख। तो ये जो 4 लाख बचा वो कहाँ से बचा है, इसी में से तो बचा हुआ है ना। तो आप बताइए कि गवर्नमेंट ने 10 लाख इसलिए उधार लिया था ताकि उसमें से 6 लाख का वो इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। तो ये 4 लाख का जो उधारी और एक्स्ट्रा लिया वो किस लिए लिया है, वो इसलिए लिया है ताकि सरकार इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा और ये 4 लाख का जो इसने गवर्नमेंट उधार किया एक्स्ट्रा, वो किन चीज़ों के खर्चों में करने जा रही है, मतलब किन चीज़ों के लिए वो खर्चा करने जा रही है सरकार इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा। तो इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरविंग्स, हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरविंग्स, मतलब सरकार ने जो उधार लिया उसमें से कितना आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट करने के अलावा सरकार और कहाँ ये 4 लाख का पैसा खर्चा करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है अदर डेवलपमेंट एक्टिविटी में खर्चा करने से खर्चा सरकार खर्चा कर देती है इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा, है ना। तो सरकार ने 10 लाख इसलिए उधार लिया ताकि वो 6 लाख का इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट कर दे और बाकी 4 लाख का और एक्स्ट्रा बोरिंग इसलिए किया था ताकि अदर चीज़ों में खर्चा कर सके जैसे डेवलपमेंट एक्टिविटी में। अब लिखा है लो या जीरो प्राइमरी डेफिसिट, लो या फिर जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट पेमेंट फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो मनी। क्या मतलब है इसका, कि जैसे मान लेते हैं प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट है। गवर्नमेंट ने 10 लाख लोन लिया था, उसमें से 10 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका क्या मतलब है, इसी पॉइंट का मतलब यहाँ पे समझाया कि जीरो प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने ये 10 लाख का बोरिंग इसलिए लिया था ताकि वो इंटरेस्ट उसमें से पेमेंट कर सके, मतलब सरकार इसलिए उधार लिया 10 लाख का ताकि उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना था, तो इंटरेस्ट पेमेंट करना था, इसके वजह से गवर्नमेंट को ये 10 लाख का उधार लेना पड़ा अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट आता है तो यही लिखा है लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट दैट इंटरेस्ट पेमेंट फोर्स द गवर्नमेंट, ये इंटरेस्ट पेमेंट करना था, है ना। इस इंटरेस्ट पेमेंट ने सरकार को फोर्स किया कि ये 10 लाख का उधार पैसा ये ले द गवर्नमेंट टू बारो मनी, है ना। तो प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो आता है दैट इंटरेस्ट पेमेंट फोर्स द गवर्नमेंट टू बारो मनी, मतलब इस इंटरेस्ट पेमेंट ने सरकार को फोर्स किया कि आप 10 लाख का उधार लीजिए। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ओके, इसका क्या मतलब देख लीजिए इसको। कह रहा है कि प्राइमरी डेफिसिट जो रूट कॉज है फिजिकल डेफिसिट, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट जो है उस द रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट की वजह से ही फिजिकल डेफिसिट आपको देखने को मिलता है। कैसे, जैसे प्राइमरी डेफिसिट मान लीजिए 10 लाख हमने उधार लिया था, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट कितना करना था, 6 लाख गवर्नमेंट को, तो कितना प्राइमरी डेफिसिट बचा, 4 लाख। ये जो प्राइमरी डेफिसिट 4 लाख बचा है वो किस में से बचा है, इसी में से तो बचा हुआ है 10 लाख में से। तो मतलब क्या है, अगर प्राइमरी डेफिसिट अगर मान लीजिए कि 10 आ जाए तो इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट को और उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट जो बचता है वो किस में से बचता है, इसी फिजिकल डेफिसिट में से बचता है। तो प्राइमरी डेफिसिट जितना ज़्यादा आएगा सरकार को उतना फिजिकल डेफिसिट लेना पड़ेगा, मतलब उतना बोरिंग करना पड़ेगा। देखिए, तो अगर यहाँ पे 10 लाना है प्राइमरी डेफिसिट तो यहाँ पे कितना करना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट मान लीजिए 6 रुपया ही मैं मानता हूँ, तो इसको कितना कर लूँ कि इतना आ जाए, 16 रुपया, है ना। तो पहले जो 10 था वो कितना हो गया, 16। सरकार जो 10 लाख उधार लेती है अब 16 लाख उधार लेना पड़ेगा, तभी जाकर तो प्राइमरी डेफिसिट 10 होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि प्राइमरी डेफिसिट जितना ज़्यादा आएगा सरकार को उतना ही फिजिकल डेफिसिट होगा, है ना, मतलब उतना ही सरकार को उधार लेना पड़ेगा। ओके, मिलते अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल अपना पोर्शन सॉल्व करेंगे। ओके।